गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग पुनः चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे जी द्वारा रचित इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। ऑलरेडी हम लोग इस पाठ को पढ़ चुके हैं, सो आई होप आप बड़े ही सहजता के साथ इन प्रश्नों को, यानी जो आपके पुस्तक में दिए हुए प्रश्न हैं वे, और या कुछ अन्य प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उनको अपने शब्दों में लिखने में सक्षम होंगे। तो कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं जिनको हम संक्षिप्त रूप में इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं। हमारे बुक में सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। लेखक हमें बताते हैं कि चार्ली चैपलिन की जो अभिनय है वो 70-80 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक लोगों के द्वारा जो है सराहा जा रहा है। उनके अभिनय को हर आयु, हर व्यक्ति जो है, हर जाति जो है, वर्ग व्यवस्था से हट के हर व्यक्ति जो है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आपने बहुत से ऐसे दृश्य देखे होंगे जिसमें बुक में ये दिया हुआ है कि चैपलिन को घड़ी सुधारते हुए या जूते खाते हुए, इस तरह के दृश्य आए दिन जो है वो आप उस दृश्यों को देखते रहे होंगे। तो ऐसे संदर्भ में और एक वाक्य और वर्णन है कि पुस्तक में दिया है कि ऐसी बहुत सी रीलें मिली हैं, चार्ली चैपलिन की ऐसी बहुत सी रीलें मिली हैं, रीलें मतलब ऐसा अभिनय जो है जो अभी पर्दे पर नहीं आया है, और ऐसी बहुत सी रीलें मिली हैं जिन पर अभी बहुत कुछ लिखना, बहुत कुछ होना जो है वह बाकी है। तो आप अपने इसी बात को अपने शब्दों में के रूप ढाल करके लिख लेंगे। चार्ली चैपलिन की फिल्में 70-80 वर्षों तक लोगों को हंसा रही हैं। ये पूरा विश्व टीवी और फिल्मों के माध्यम से उसे घड़ी सुधारते हुए और जूता खाने की कोशिश को देखकर गदगद हो रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से कोई जान नहीं पाया। मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है चार्ली के विषय में जानने के लिए, चार्ली के अभिनय को जानने के लिए, चार्ली के व्यक्तित्व को जानने के लिए। उनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी इस्तेमाल न की गई रीलें उपलब्ध हुई हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। अभी बहुत कुछ है जिनके बारे में जो अभी ढका हुआ है, उस परत को उठाना भी बाकी है। दुनिया का दूसरा कोई भी कॉमेडियन यानी विदूषक उनकी सार्वभौमिकता को छू नहीं पाया। लेखक बताते हैं कि ऐसे बहुत से कॉमेडियन हुए हैं, चार्ली एकमात्र कॉमेडियन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से कॉमेडियन हुए, लेकिन जिन बंधनों को, जिन वर्ग व्यवस्था को चार्ली ने तोड़ा, उस स्तर तक उनके अभिनय के द्वारा जो सार्वजनिकता तक पहुंच थी, वो अन्य किसी विदूषक या अन्य किसी कॉमेडियन के अंदर वो क्षमता नहीं रही। उनकी सफलता और व्यापकता के बारे में किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई भी स्पष्ट रूप से या नहीं कह सकता, बस इतनी ही इनकी सीमा है। तो यह सीमा और क्या कहते हैं, इतिहास और भूगोल को काट करके इनके विषय में देखा जाता है। इसलिए कहा गया है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। मतलब अभी भी बहुत कुछ उनके बारे में जानना शेष है। तो बुक से देख करके आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। 2-3 उदाहरण जैसे घड़ी सुधारते हुए, फिर कई ऐसी रीलें मिली। मतलब अपने प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको ध्यान देना है कि कुछ तार्किक हो, कि आपने बताया कि अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत जैसे रीलें मिली है जिसपे अभी अध्ययन करना बाकी है। लोग जो है उनके अभिनय को देख करके गदगद होते रहते हैं और आने वाले समय में भी गदगद होते रहेंगे। इसलिए अभी बहुत कुछ उनके जीवन से लिखना, जीवन या उनके अभिनय पर लिखना अभी बाकी है। नेक्स्ट क्या है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इसका क्या अभिप्राय है? प्रश्न में आपके दिया हुआ है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का, वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप सहमत हैं? बता दें कि जो फिल्म कला, जो हमारे यहाँ की जो फिल्म कला है, वो फिल्म कला हमें अपने ऊपर हंसने की जो इजाज़त नहीं देती। हमारी फिल्म कला क्या है, लोग दूसरे पर ही हंसने की हमें शिक्षा देती है कि दूसरा ऐसी सिचुएशन में होता है और हम उसका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो चार्ली की फिल्में आई वो पूर्णतः इससे भिन्न थी।
तो उनकी फिल्मों को देखने के बाद उनकी फिल्मों में चाहे वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो और चाहे मानसिक रूप से विकल व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे निर्धन, चाहे वो बहुत ही पूंजीपति हो, हर वर्ग का, हर आयु का, हर जाति का वर्ग व्यक्ति जो है उनकी फिल्मों को देख करके उतना ही आनंद उठाता है जितना आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और जितना वो कोई पागल व्यक्ति। तो हर व्यक्ति आसानी से आनंद उठा सकता है। तो इस यही कारण है ये कहा गया है कि लोकतांत्रिक बनाया। लोकतांत्रिक मतलब सबको समान रूप से अधिकार दिया गया। उनकी फिल्मों को देख करके लोग समान रूप से आनंद उठा लेते हैं। चार्ली चैपलिन की फिल्म हर वर्ग और देश के समान रूप से लोकप्रिय है। ऐसा नहीं कि यूरोप में ही उसको ज़्यादा प्रमुखता मिली, भारत में नहीं, भारत में भी उसकी उतनी ही ख्याति रही। पागलखाने के मरीजों और पागलों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी इनकी हास्य कला के दीवाने हैं। इस हास्य कला ने सभी को समान रूप से हंसाया, मतलब एक लोकतांत्रिक बनाया कि हर देश के लोग, हर जाति के लोग, हर आयु वर्ग के लोग उससे आनंद, उनके अभिनय से आनंद उठाते रहे हैं। फिल्में प्रायः किसी वर्ग या वर्ण विशेष पर ध्यान रख करके बनाई जाती हैं और उसी वर्ग या वर्ण विशेष द्वारा देखी और सराही जाती हैं। लेकिन चार्ली की फिल्मों ने इन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। बता दें कि और जितनी सारी फिल्में हैं उस फिल्मों की एक सीमा होती है और एक विशेष जो होता है वो एक विशेष वर्ग होता है, वो विशेष वर्ग उन फिल्मों को देखता है और सराहता है और उन विशेष वर्ग को ध्यान में रख करके फिल्में बनाई जाती हैं। चाहे वो धार्मिक फिल्में हो, चाहे सामाजिक फिल्में हो, चाहे खेल जगत से, चाहे वो से जो है वीरता से संबंधित हो, कोई भी फिल्में होती और एक वर्ग का ही व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। लेकिन इनकी फिल्में हर परंपरा को, समय, काल, भूगोल को उल्लंघन करके इनके विषय में देखा जाता है। सभी को समान रूप से हंसाया। इस दृष्टि से इनकी फिल्मों ने फिल्म कला को, इनकी फिल्मों यानी चार्ली की फिल्मों ने फिल्म कला को, यानी जो एक तबका या एक वर्ग ही उनके फिल्मों को देख पाता था, इस भ्रम को तोड़ते हुए, लोकतांत्रिक बनाते हुए और सभी सीमाओं, सभी बंधनों को तोड़ करके एक समता यानी सार्वजनिकता और सार्वभौमिकता की सृष्टि की और उसी का प्रचार प्रसार उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से किया। तो इसको आप पुस्तक को पढ़ के अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? हमने आपको बताया था कि जब चार्ली की फिल्मों का राज कपूर साहब ने जब साहसिक प्रयोग किया तो लोगों को ऐसा नहीं लगा था कि यह जो प्रयोग है वो इतना सफल होगा, लेकिन वास्तविक रूप से उनके अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। तो चार्ली के अभिनय को, चार्ली की फिल्म को पुनः जीवंत करने के लिए राज कपूर साहब का जो ये प्रयोग था वो पूर्णतः सफल रहा और यह समझ लीजिए यह एक नव जीवन उनकी फिल्मों को, चार्ली की जो फिल्में थी उन फिल्मों को पुनः जीवंत जो है राज कपूर साहब ने किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो भारतीयकरण, मतलब भारतीयों में उसको उसी रूप में अपनाया जिस प्रकार यूरोप में चार्ली के अभिनय को अपनाया जाता था, तो भारतीय लोगों के द्वारा भी उसको उतना ही सराहा गया, उतना ही प्रेम मिला। और उसके साथ गांधी जी और नेहरू जी क्यों सानिध्य चाहते थे? क्योंकि जो समाज में जो उन्होंने एक मानवता की स्थापना, चार्ली ने अपनी फिल्मों के द्वारा जो मानवता की स्थापना की बात की है, जो एक समानता की बात की है, समता की बात की है, सार्वजनिकता की बात की है, उसका कहीं ना कहीं जो विचार है उनका, जो कहीं चार्ली का जो विचार है वो कहीं ना कहीं गांधी जी और नेहरू की विचारों से मिलता जुलता है। यही कारण है कि गांधी जी और नेहरू जी भी चार्ली का सानिध्य चाहते थे। चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण राज कपूर ने आवारा फिल्म के माध्यम से किया। जो चैपलिन की फिल्में दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद है। चार्ली चैपलिन को अपने ऊपर हंसने की कला भारतीय सौंदर्य शास्त्र के लिए बिल्कुल नई थी, नई मतलब राज कपूर साहब ने पहली बार इसको स्वीकार किया। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्मों के माध्यम से पहली बार लोगों को बताया कि जो है चार्ली के उसी अभिनय को पुनः अभिनीत करते हुए बताया कि जो होता है कि हम जो है अपने ऊपर भी हंस सकते हैं और उससे और ज़्यादा हम आनंद हो सकते हैं, अपनी कमियों को जान सकते हैं। भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति में जो हास्य मिलता है
वह अधिकांशतः पर संताप से प्रेरित होता है। जो हमारे इतिहास में या जो कला में जो हमको देखने को मिलता है भारतीय फिल्मों में, वो यही होता है कि हम दूसरों के पर संताप, दूसरे के दुख को देख करके दूसरे से ईर्ष्या करते हुए हम प्रसन्न होते हैं। तो चार्ली इस नितांत अभारतीय हास्य कला को भारतीय संस्कृति के रोम रोम में बसाने का श्रेय राज कपूर को जाता है। चार्ली चैपलिन के अभिनय को उन्होंने पुनः अभिनीत किया और बताया कि हम केवल दूसरों के ऊपर ही नहीं हंस सकते, हम स्वतः के ऊपर भी हंस सकते हैं। इस प्रकार जो है चार्ली का युवा अवतार के रूप में राज कपूर साहब जी सामने आए। यह तो आधे प्रश्न का उत्तर और कि भारतीयकरण इस प्रकार हुआ। और दूसरी, गांधी और नेहरू दोनों ही जमीन से जुड़े हुए, चार्ली भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे क्योंकि उनके साथ भी समाज ने जो है दोयम दर्जे का बर्ताव किया। उनके साथ जो है जो पूंजीपतियों के द्वारा, सामंतों के द्वारा उनको बहुत ही उपेक्षा सहनी पड़ी। उनको उनका पूरा जीवन मतलब प्रारंभिक जो जीवन था बहुत ही अभाव के साथ उनका जीवन गुजरा। उसके साथ माता जी उनकी जो थी वो द्वितीय दर्जे की अभिनेत्री थी और पिता के द्वारा जो पति के द्वारा छोड़ी हुई थी। तो समाज में उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया, कभी उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक रूप से हकदार थे। तो इस प्रकार वह कहीं ना कहीं जो समाज के द्वारा उपेक्षा, जो उनको जीवन में निर्धनता, जो गरीबी थी, तो उसको उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा। मतलब उनका यद्यपि वो धनाढ्य हो गए, यद्यपि वो जीवन में सफलता की सीढ़ी निरंतर सीढ़ियाँ चढ़ते गए, लेकिन फिर भी उनका जो जमीन से जुड़ाव था वो कभी समाप्त नहीं हुआ। नेहरू और गांधी दोनों भी जमीन से जुड़े हुए माने जाते हैं। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का विशेष सामंजस्य है। चार्ली चैपलिन अपनी हास्य कला से फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाकर, लोकतांत्रिक मतलब समान बनाकर, सबके लिए वो समान, हमारी जो फिल्में, चार्ली की जो फिल्में, वो सबके लिए समान है, किसी तरह का कोई भेदभाव इसमें नहीं है। और सभी वर्ग और वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर जनमानस के लिए छाए हुए थे। आध्यात्मिक दृष्टि से, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें तो मानव स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक या जोकर है। आपने कहानी पढ़ी हुई तो उसमें जो समीक्षा लेख था उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक स्थान में कहते हैं, एक स्थान पे कहा गया है कि लेखक बताते हैं कि यह विचारधारा जो है चार्ली की है कि हर व्यक्ति जो है भगवान हमारे ऊपर, हम सभी क्या हैं, हम सभी विदूषक हैं, हम सभी कॉमेडियन हैं और हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं और हमारी डोर जो है ईश्वर के पास है। यही जो है गांधी जी का और नेहरू की भी विचारधारा थी। तो कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा से सामंजस्य था। यही कारण है कि गांधी और नेहरू का उससे विशेष संपर्क पाना चाहते थे। गांधी और नेहरू की विचारधारा भी चार्ली चैपलिन से मिलती जुलती थी और वे भी लोकतांत्रिक और आध्यात्म में विश्वास रखते थे। मतलब ये लोग भी और चार्ली दोनों विश्वास रखते थे। इसी कारण वे चार्ली का सानिध्य चाहते थे। यही कारण है वे चाहते थे कि हमें भी चार्ली का सानिध्य मिले क्योंकि उन दोनों की विचारधारा जो है उसमें साम्यता पाई गई। नेक्स्ट क्या है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना है? कला को श्रेयस्कर माना है या रस को श्रेयस्कर माना है? कला, लेखक बताते हैं कि जो उनकी कला है, यानी जो चार्ली की जो कला है वो उनकी कला जो है स्वतंत्र है। वो कहते हैं कि कभी भी जो होती है सिद्धांत के आधार पर हम कला का निर्माण नहीं कर सकते। कला के आधार पर सिद्धांत गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिद्धांत के आधार पर हम कला का निर्माण करें। कला को देख करके ही सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। और जब जो है कला में रच बस करके हम कोई काम करते हैं तो लोगों को आनंद यानी रस की अनुभूति अवश्य होती है। तो कला स्वतंत्र होती है, उसे सिद्धांतों में नहीं बांधा जा सकता, उनको कुछ नियमों के आधार पर हम बांध करके नहीं रख सकते। यदि कला बुद्धि की अपेक्षा भावना पर आधारित होगी तभी रस उत्पन्न करेगी। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि कौन सी घटना है जिसने चार्ली को भावना को चयन करने के लिए मजबूर किया? तो आप एक जो कसाई वाला आप देखेंगे कि किस प्रकार जो भेड़ है भागती रहती है, आए दिन जानवर काटने के लिए उनके वहाँ आते थे और वो एक भेड़ किस प्रकार भागती है तो कैसे समाज उस पर हंसता है। तो एक वो घटना और अंत में उस भेड़ को पकड़ लिया जाता है। तो कसाई खाने में जा करके चार्ली बताते कि अंत में वो उसको मारा ही गया होगा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि अंत में उसको मार दिया जाता है। और एक घटना यह उनको भावना को चयन करने के लिए आधार बनती है। और दूसरी वह जो उनकी माता जी जब उनको बताती हैं उसके विषय में, जब भगवान यीशु के विषय में जब बताते हैं कि किस प्रकार उनको सूली पर चढ़ाया गया, किस प्रकार उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए हंसते हंसते उस सूली पर अपने आप को उत्सर्ग कर दिए। तो ये दोनों घटनाएं उनको भावना चयन के लिए आधार बनती हैं।
तो यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ को भावना को चयन करते हैं, मतलब दिल से जुड़ाव करते हैं, तो लोगों को आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम दिल से जुड़ाव नहीं करेंगे तो लोगों को आनंद इसका नहीं मिलेगा। यही रस उस कला की कृति से महान बनाती है। यही कारण है कि उन्होंने भावना को चयन किया और उसमें रस मिला और लोगों को आनंद की अनुभूति हुई जिस कलाकृति से वह उत्पन्न हुई है। चैपलिन की कला को दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जान पाए। हर व्यक्ति उनकी कला से प्रभावित है, लेकिन उनकी हास्य कला में उत्पन्न रस का स्वाद चखने से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो उनकी कला का आनंद ना उठा पाया हो। कला या संस्कृति की जानकारी सीमित होती है जबकि रस व्यापक होता है। ऐसा नहीं कि कला उस संदर्भ में बहुत कुछ उन्होंने स्पेशली बहुत कुछ अभिनय भले ना हो, लेकिन अगर आनंद की रस की अनुभूति आप करने में सक्षम हैं तो आप एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आप बहुत अच्छे सपोज आप बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन आप उतने अच्छे से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो सारी कला आपकी बेकार है। चार्ली चैपलिन की हास्य कला तो रस का संगम है और सभी कलाओं में क्या भारतीय कला क्या है, करुणा है तो करुणा, हास्य है तो हास्य और वीर रस है तो वीर रस। तो एक कला एक साथ दो रस मिलते हैं भारतीय रस शास्त्र में, साहित्य में भी, लेकिन हास्य और करुणा का जो है सामंजस्य देखने को नहीं मिलता है या अदा करना मिलता है, लेकिन इनकी कला में देखने को मिलता है। उदाहरण के स्वरूप में एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में बताते हैं कि एक सैनिक के शहीद होने पर, जब आप देखते हैं कि एक सैनिक जो होता है वो शहीद होता है तो लोगों के मन में उसके प्रति करुणा तो होती है, साथ साथ वीरता भी होती है, वीर रस का भी भाव होता है कि हमारा जो पुत्र, हमारा पिता, हमारा जो भाई है जो देश की रक्षा के लिए आत्म बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार जो है करुणा और वीर रस दोनों का सामंजस्य एक साथ दिखने को मिलता है। इस पर कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे करुणा और हास्य एक साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। तो हमने पहले ही बताया कि उनका जीवन किस प्रकार अभावग्रस्त रहा, किस प्रकार उनकी माँ जो थी एक परित्यक्तता थी और किस प्रकार उनके पिता जो है वो पिताजी ने उनकी माता जी को छोड़ दिया था। पूरा जीवन अभाव संघर्ष से झेलना पड़ा और उनके परिवार मतलब समाज ने भी भले ही यद्यपि बहुत बड़े कलाकार थे लेकिन इस कलाकार को समाज ने भी उसको उतने ही सहजता से पहले स्वीकार नहीं किया। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में बचपन में अनेक कठिनाई का सामना किया। एक परित्यक्ता तथा दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, समाज द्वारा दुत्कारा जाना, यह सभी ऐसी परिस्थितियां थीं जिसमें चार्ली चैपलिन का जीवन में अनेक आदर्श जीवन ही नहीं बल्कि मुस्कुराना सिखाया। मतलब जीवन में इतना अभाव मिला, इतना कष्ट मिला कि वो कष्टों में भी हंसना सीख लिए। उन्होंने कष्ट के समय में भी हंसना, जीवन में खुश रहना सीख लिया। माता का खानाबदोश और पिता का यहूदी होना चार्ली का एक घुमंतु चरित्र बना। कि चार्ली का घुमंतु चरित्र कैसे बना कि उनकी नानी भी जो थी वो भी खानाबदोश थी, माता भी इस प्रकार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान रहना था और पिताजी भी यहूदी वंश के जो थे वंशज थे। तो इसी प्रकार इनके भी व्यवहार में ये देखने को, इनके व्यक्तित्व में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उनके बचपन की दो घटनाएं हमने जिक्र किया, एक तो कसाई खाने वाला और दूसरा जो है उनकी माँ जो है ईशा मसीह वाली जो स्टोरी सुनाती। तो ये दोनों घटनाएं उनके व्यक्तित्व यानी जो जद्दोजहद था उनमें जो है उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही सफल भूमिका अपनाते। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिख लेंगे। नेक्स्ट है चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता। हमने पहले ही बता दिया कि भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र है या रस सिद्धांत है उसमें एक साथ दो रस को तो स्वीकार किया गया लेकिन एक साथ हास्य के साथ करुणा के साथ जो है वो स्वीकार करने की परंपरा नहीं रही है। लेकिन चार्ली की फिल्में हैं, चार्ली का जो अभिनय, इसमें उन्होंने लोगों को एक नया व्यू दिया, एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नया सिद्धांत दिया। इसीलिए बताया कि कला केवल सिद्धांत के अनुसार कला का निर्माण नहीं बल्कि कला के अनुसार सिद्धांत का निर्माण होता है। तो भारतीय सौंदर्य परंपरा में एक साथ, पहली बात एक साथ देखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज ये कि भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र है या रस सिद्धांत है वो अपने ऊपर हंसने की प्रेरणा हमारे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में नहीं के बराबर। लेकिन चार्ली चैपलिन के जो अभिनय है उन्होंने अभिनय के माध्यम से बताया कि हम अपने दूसरे पे तो हर व्यक्ति हंसता, हमें अपने ऊपर हंसने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अभिनय के द्वारा उन्होंने बताया।
जीवन में हर्ष और विषाद दोनों ही विद्यमान होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका जीवन खुशहाल ही हो, कभी दुख ना आता हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में कभी खुशी ना आई हो। तो भारतीय संस्कृति में करुणा और हास्य को बदलने की परंपरा नहीं है, मतलब हास्य और करुणा साथ साथ चले या तुरंत परिणत हो जाए, ऐसा नहीं है। रामायण, महाभारत और संस्कृत साहित्य में ऐसे कई प्रसंग नहीं मिलता जहाँ त्रासदी या करुणा में हास्य उत्पन्न दिखाई पड़ता हो। यहाँ यदा कदा है भी तो उसको उतना महत्व नहीं दिया गया। भारतीय साहित्य की परंपरा है कि पर संताप तथा दूसरे के दुख पर हंसना, विदूषक की अपेक्षा स्वयं को नायक मानना। संस्कृत साहित्य में विदूषक राज व्यक्तियों कुछ बदतमीजियां करते हैं, लेकिन वहां भी करुणा और हास्य का सामंजस्य पैदा नहीं कर पाए। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में त्रासदी, करुणा और हास्य तीनों का सामूहिक रूप से वर्णन नहीं मिलता, लेकिन चार्ली चैपलिन के अभिनय में इन तीनों का वर्णन एक साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है। वो लास्ट वाला पैराग्राफ आप उसको अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, तो आप आसानी से समझ लेंगे कि चार्ली सबसे पहले बात हमें सिखाते हैं कि चार्ली अपने अभिनय के द्वारा हमें बताते हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर हंसना सीखना चाहिए। दूसरे ऊपर तो हर व्यक्ति हंसता है, लेकिन हमें अपने ऊपर हंसना सीखना चाहिए। अपनी व्यक्ति जब है व्यक्ति सूरवीर अवस्था में रहता है या अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है, तो अचानक उसका जो रोमांस होता है वो पंचर हो जाता है, वो असफल हो जाता है। और कभी कभी वो असफलतम क्षणों में रहता है कि अब वो हार जाएगा, लेकिन अचानक परिस्थिति बदल जाती है और वह जीत जाता है। तो हर व्यक्ति के सामने जब वह आत्मविश्वास से लबरेज होता है, तो उस समय जो है अचानक उसका आत्मविश्वास जो है वो फुस हो जाता है। तो इस प्रकार कई स्थानों पर चार्ली ने अपने अभिनय के द्वारा बताया कि हमें इस अवस्था में अपने ऊपर हंसना चाहिए। बुक पढ़िएगा, उसके आधार पर आप अपने प्रश्न लिखने का प्रयास करिएगा। क्या है, चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, मतलब अहंकार में चूर पाता है, अर्थात अभिमान में से पागल, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, ये पर्टिकुलर लाइन आप एकदम लर्न कर लीजिएगा, सफलता, सभ्यता, समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ मानता है। जब उसे लगता है कि मैं बहुत ही सिविलाइज्ड हूँ, बहुत ही योग्य हूँ, बहुत डिसेंट हूँ, और ऐसे समय में अचानक उसके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं कि सारा उसकी जो शालीनता थी वो शालीनता जो समाप्त हो जाती, जो उसका संस्कारवान होने का जो ढोंग था वो ढोंग जो है समाप्त हो जाता है। जब वह स्वयं को वज्र से भी कठोर बन पाता है और फूलों से भी कोमल मानता है, जिस समय उसे लगता है कि मैं वज्र से भी कठोर हूँ, उस समय भी उसका जो अहंकार समाप्त हो जाता है। कभी अपने आप को अत्यधिक कोमल पाता है, तभी उसकी कोमलता समाप्त हो जाती है। तो स्वयं पर ज्यादा हंसी आती है। तो हंसना किस संदर्भ में, मतलब कि जब हमें लगता है कि हम सबसे ऊंचे, अचानक कुछ ऐसा होता है हमारा अभिमान फुस हो जाता है, तब हमें लगता है कि अरे दुनिया में ये सारी चीजें क्या है, ढकोसला मात्र है, कुछ नहीं है ये सारी चीजें। और ये सब खुशियां, गर्व, महानता उस महीन गुब्बारे के समान है जो एक सुई लगते ही फुस हो जाती है। जो आत्मविश्वास है, जो अहंकार है, वो हमारा, हमें तो लगता है कि हम बहुत बड़ा आडंबर और बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक सुई की नोक मात्र से ही सारा जो हवा हमारे अंदर की होती है वो निकल जाती है, तो फुस हो जाती है। यह सब कुछ निस्सार अस्थायी है। लेखक बताते हैं कि चार्ली ने अपने अभिनय के द्वारा हमें बताया कि दुनिया में जो कुछ भी है, ये जो दिखावा है, आडंबर है, ढकोसला है, ये सब कुछ समय के लिए, जो हम दिखाते हैं कि हमारे बहुत धनाढ़ है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पूंजीपति, बहुत हमारे अंदर आत्मविश्वास है, कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद ये सब समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति चिरस्थायी मानकर उस पर घमंड करते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य बेवकूफ़ी, बस उसे लगता है कि यह परमानेंट रहेगा, यह कभी समाप्त नहीं होगा, यह परमानेंट है, इसलिए उस पर वह अहंकार करता है और इसी अहंकार को लेकर के वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं वह हंसी का पात्र बनता है। तो हंसी का पात्र अवश्य बनता है। इसी कारण चार्ली चैपलिन भी अपने इन तथाकथित गुणों पर अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। लेकिन क्या है, हम यह सब जानते हैं, लेकिन हम दूसरों को इन्हीं सभी कृत्यों को देखकर दूसरों पर हंसते हैं। स्वतः पर हंसने की जो मादा या शक्ति जो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमें बताया कि हमें अपने ऊपर हंसने की शक्ति जो है वो डेवलप करनी चाहिए। हमें हमारे अंदर उतनी कुव्वत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि हम अपने ऊपर भी हंस सकें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चार्ली चैपलिन से रिलेटेड जो आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रश्न जो आप नेट से चेक करके, कहीं बुक से अलग चेक करके, कहीं से भी आपको प्रश्न मिले, पूरे पाठ को पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्नों को अपने शब्दों में हल करने का प्रयास करें, ताकि आप आसानी से कोई भी प्रश्न, पाठ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे तो आप बड़ी ही सहजता से उसका उत्तर दे सकने में
सक्षम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।